बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक साहिब थे, इनको बहुत पुराना इनका जो मामला था वो अभी जो है वो उठा है, सामने आया है। तो मामला ये था कि 2015 के अंदर इन्होंने अपना फ़र्स्ट रिटर्न जो था वो फ़ाइल किया था और उसमें अपने 58,84,342 रुपए के एसेट्स डिक्लेयर किए थे। ठीक है, तो उसकी जो क्वेश्चनिंग है वो 2021 में जाके इनसे की गई कि ये एसेट्स कहाँ से आपके आए थे। तो चूँकि ये जो बंदा फाइलर हुआ था ये बेसिकली प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ये फाइलर हुआ था, तो उसके बाद इसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया दोबारा इस बंदे ने। तो अब चूँकि ये नोटिस IRIS में आया हुआ था तो इनको पता अब 2024 में आके चला है कि इनको तो बड़ी लंबी चौड़े नोटिस आए हुए हैं इनके IRIS अकाउंट में। तो अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे मिलें जो हमें कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सके। You have filed wealth statement as on 30th June 2015 declaring total wealth slash assets at rupees 58,84,342 रुपए which remain unverified slash unexplained in the absence of supporting documents and is liable to be rejected। ठीक है, तो FBR कह रहा है कि आपने इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई नहीं अटैच किया था और ये जो 58,84,342 रुपए के एसेट्स आपके हैं इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये इसमें एक चीज़ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये जो फर्स्ट टाइम का आपका रिटर्न है उसमें भी देखें ये जो एसेट यहाँ पे FBR ने मेंशन किया ना ये कार की शक्ल में है। अगर ये कार की शक्ल में होता तो FBR यहाँ पे CPR नंबर के थ्रू जब आपने परचेज़ की थी जो भी एडवांस टैक्स पे किया है वो साथ लिखता है। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर्टी के जो भी नोटिस आते हैं प्रॉपर्टी ख़रीदी और बेची के ऊपर उनमें प्रॉपर्टी का जिक्र होता है। तो तीन चीज़ें इसमें से आप जो है माइनस कर दें, यानी ये तीन चीज़ों का नोटिस नहीं है, ना ये ख़रीदी हुई कार का नोटिस है, ना ये ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी का नोटिस है, ना ये बेची हुई प्रॉपर्टी का नोटिस है। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपने माइनस कर दी। इसके अलावा दीगर जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर ये जो है ये एक्सप्लेनेशन FBR ने मांगी है। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इट इज़ योर फर्स्ट वेल्थ स्टेटमेंट, तो ये इनकी पहली वेल्थ स्टेटमेंट थी जिसके बारे में क्वेश्चनिंग 2021 में इनसे की गई कि ये आपने जो इसमें एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं ये कहाँ से आए हैं। और ये एसेट्स मैं समझता हूँ बहुत ही माइनर सी अमाउंट है, बहुत छोटी सी अमाउंट है 58,84,000 की, क्योंकि 4-5 करोड़ रुपए के तो हर बंदे के एसेट्स जो हैं वो फर्स्ट रिटर्न के अंदर होते हैं मिडिल क्लास में। मोस्टली लोगों के 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ तक जाती है अमाउंट। तो इसमें अब जो है कुछ चीज़ें हैं जो हम जो है यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं बेसिकली कि एक चीज़ तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कि जो आपने अटैच करने हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा ये हो सकता है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अकाउंटेंट हैं वो उनको बेहतर समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो ऑडिट में FBR के बंदे बैठे होते हैं बैक एंड पे, वो जो ऑडिट कर रहे होते हैं वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट फर्म्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स भी होती हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को कि FBR ने आगे फर्म्स हायर की हुई हैं ऑडिट के पर्पज़ के लिए। तो वहाँ पे जो अकाउंटेंट बैठे होते हैं वो बहुत आसानी से चीज़ों को जो है वो फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बेसिस क्या होती हैं इस किस्म के नोटिस की? इसकी एक बेस जो है बहुत कॉमन जो है वो ये होती है कि आप अपने जो बेसिकली आपकी जो इनकम है उसको सिफर शो करते हैं। ठीक है, आप अपने रिटर्न में अब यहाँ पे इन्होंने जो 15 में किया है, ठीक है, फिर 16 का किया है, फिर 17 का किया है, फिर 18 का किया है, फिर 19 का किया है, फिर 20 का किया है, तो 21 में इसका मामला जो चल रहा है, ठीक है, 21 के अंदर, तो ये प्रोबेबली 14 का रिटर्न था जिस पे बाद में जो है मामला इनका ओपन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये लेट फाइलिंग हुई है 14 के रिटर्न की, इस वजह से ये टाइम बार नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मामला ये होता है कि आप इनकम अपनी शो करते जाते हैं हर साल सिफर। ठीक है, दुकान से कितने पैसे है जी सिफर, सैलरी कितनी है कोई नहीं है, ठीक है, और कोई इनकम है नहीं जी ज़ीरो है। तो हमारी तो इनकम ही ज़ीरो है। अखराजात आपके महीने साल के कितने हैं जी, हमारे अखराजात साल के हैं 36,000। ठीक है, तो जब आप इस किस्म का डाटा पुट करते हैं तो इसको मैं बोलता हूँ टेक्निकल मिस्टेक्स। ठीक है, 36,000 में तो एक महीने का गुजारा नहीं होता किसी बंदे का, तो पूरी फैमिली आप सपोर्ट कर रहे हैं, 4-5 बंदे हैं आपकी फैमिली में, आप कहते हैं कि जी हमने पूरे साल का गुजारा 36,000 में कर लिया है,
तो ये चीज़ बता रही होती कि आप जो रिटर्न है उसको फेक फिगर्स के ऊपर फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं इसी वजह से आपको गाइड करता हूँ कि ये आप जो है इसमें थोड़ा सा टेक्निकली चलना होगा और अकाउंट्स की बेस पे चलना होगा। रिटर्न जो है वो अकाउंटिंग के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है, चूँकि ये आपका ज़ाती अकाउंटिंग का डाटा ही होता है जो आपने बताना है, ठीक है। आपके अखराजात हैं, आपकी इनकम्स हैं, ये सारा अकाउंटिंग रिलेटेड डाटा है जो आपने एफपीआर को बताना होता है। तो इसमें आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो ब्लंडर के अंदर आती हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ब्लंडर्स जो हैं उसके अंदर जो चीज़ें आ जाएंगी वो तो डेफिनेटली वो हाईलाइट हो जाती हैं। इसी तरह दो तीन और चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गोल्ड मिसाल के तौर पे आप लेते हैं मार्केट से, तो गोल्ड जो है उसको आप कोशिश किया करें हमेशा गोल्ड को या कार को आप जो है कैश पेमेंट पे कभी ना लें, ठीक है। चाहे उसकी 10 लाख से कम कीमत है या ज़्यादा कीमत है, जितनी भी अमाउंट है 10 लाख से ज़्यादा तो अलाउड ही नहीं है एफबीआर के कानून में, ठीक है। उसका तो एक सेपरेट नोटिस आएगा। लेकिन अगर 10 लाख से कम भी ले रहे हैं फिर भी मैं आपको कहूँगा कि उस चीज़ को आप जो है कैश पेमेंट पे मत लिया करें, ठीक है। उसको बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र जो है उसके लिए ज़रूरी है। फ़ंड जो है वो जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो क्रॉस चेक की शक्ल में है या बैंक ड्राफ्ट की शक्ल में या ऐप के थ्रू आप उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक मामला है। इसमें एक और छोटा पॉइंट ये है कि जब ये तो पहला रिटर्न था, बट बाद के जो रिटर्न आपके होते हैं उसमें गोल्ड जो है उसको लोग शो ही नहीं करते। तो गोल्ड शो ना करने का कोई बाद में जो है वो आपको प्रॉब्लम होता है। जब आप उसको बेचते हैं उस साल फिर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी ख़रीदी, इवन 20-25 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो एफबीआर का नोटिस आ जाता है। इस वजह से अपने रिटर्न्स में अपने एसेट सही शो किया करें, कम शो करने की कोशिश ना करें। कम शो करने में नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा।